दोस्तों, हम बचपन से स्कूली किताबों में, अखबारों में यही पढ़ते आए हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर देश का बैकबोन है। हाँ, यह बात सच भी थी, पर 90s के दशकों में आज के वक्त सभी इक्वेशंस बदल चुके हैं। यह बात कई लोगों को कड़वी लग सकती है या खटक सकती है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर देश की इकोनॉमी के लिए बैकबोन के बजाय बैक पेन बन गया है। यह बात डाइजेस्ट करना जरा मुश्किल है, पर सच्चाई यही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा है तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, साल 2020-21 का समय कोई भूल नहीं सकता। कोरोना से सबकी जिंदगी बेहाल थी और सेकेंड वेव ने कई सारे लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक ऐसी घटना हुई थी जिससे हमारा देश पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आया, और ये बात थी फार्मर्स प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से फार्मर्स ने फार्म लॉज को डिसॉल्व करने की बात कही। प्रोटेस्ट बहुत बड़े स्तर पर हुए, प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, कई लोगों की जान गई और फाइनली गवर्नमेंट ने फार्म लॉज को वापस ले लिया। लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर से फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और इस बार उनकी मांग है एमएसपी को लागू किया जाना, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का ये मानना है कि इससे उनकी फसलों को सही दाम मिलेगा। एमएसपी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा फसल को कम दाम में खरीदा जाता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अगर फसल सरकारी मंडियों में बेचने के लिए जाए तो वह स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आती है। अपनी फसल को बेचने के लिए किसानों को मंडियों तक जाने के लिए अपना खर्च करना पड़ता है, कई दिनों तक वहां इंतजार करना पड़ता है, इनफैक्ट कई बार कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सबसे बड़ी इंतजार करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर क्रॉप अकोमोडेशन फैसिलिटी न होने की वजह से कई किसानों की फसल यहाँ पर बाहर खुले में रखनी पड़ती है, और अगर गलती से कोई बारिश वगैरह आ जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है, ताजी सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है और नुकसान भुगतना पड़ता है किसानों को। किसान अगर इस स्थिति को किसी तरीके से निपट भी ले तो मंडियों में बाबू बैठे हुए होते हैं जो किसानों को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ये किसानों को ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट के लिए ये फी वो फी कहते हुए कई पैसे लूटते हैं, और उसके ऊपर जितना भी भाव किसानों को मिलना चाहिए वो एक्चुअल में नहीं देते। इसलिए अगर सरकार एमएसपी लागू कर देती है तो किसानों को ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि कई फसलों पर तो सरकार एमएसपी लागू करती है, जैसे कि राइस एंड वीट जो एमएसपी के सबसे बड़े दावेदार है। फिर किस बात की एमएसपी? इसका जवाब हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। एमएसपी यानी A2 प्लस FL प्लस 50% ऑफ A2 प्लस FL। अब इस फॉर्मूला में A2 का मतलब क्या होता है? एक्चुअल एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट, यानी खेती करते वक्त लगने वाले बीज, फर्टिलाइजर्स और बाकी खर्च का टोटल, और FL मतलब किसान और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा की गई मेहनत का कॉस्ट, यानी काइंड ऑफ लेबर चार्जेस से बोल सकते हो। यानी फसल के लिए एमएसपी फसल को लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक के पूरे खर्चे और किसान के जो फैमिली है उसकी मेहनत की टोटल वैल्यू के तौर पर निकल आती है। खेती करने के लिए जो खर्च आया है और किसान और उसकी फैमिली खुद जो मेहनत करती है उसकी कीमत बैठती है, उसका अगर 50% जोड़कर जो बनता है वो किसान एज एमएसपी के तौर पर पाते थे। लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी की वैल्यू इस फॉर्मूला से न बनाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा रिकमेंड किए गए फॉर्मूला से बनाई जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा बनाए गए फॉर्मूले में एक और चीज ऐड की गई जो है C2 यानी जमीन का भाड़ा और इंटरेस्ट। किसान खेती करने के लिए जितनी भी जमीन औजारों का इस्तेमाल करता है, दूसरे जो ऊपर के खर्चे आते हैं उनको भी यहाँ पर ऐड करने का प्रोविजन दिया गया था, और ओवरऑल फॉर्मूला बनता है MSP is equal to A2 plus FL in bracket 50% of A2 plus FL plus C2। अब प्रॉब्लम ये है कि C2 के ऐड होने की वजह से टोटल 23 क्रॉप्स के अंदर जो MSP बढ़ जाएगा वो टोटल कॉस्ट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की एडिशन होगी सरकार के लिए, यानी गवर्नमेंट के ऊपर एडिशनल 10 लाख करोड़ का बर्डन आ जाएगा, जो हमारे टोटल एग्रीकल्चरल बजट के 8 से 10 गुना है। पूरा टोटल बजट ही 1/5 इस अमाउंट का। तो सोचिए गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे ऐसी चीजें कर सकती है। इसके अलावा मांग क्या है? मांग ये है कि लोन्स माफ कर दिए जाए, 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाए। किसानों की यह मांगे सरकार अगर पूरी करने को बैठ जाएगी तो जितने हमारे पूरे देश का बजट है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा हिस्सा जो है वो यहीं पर खर्च हो जाएगा। और अगर ये चीजें गवर्नमेंट मान भी ले तो इसका भुगतान मिडिल क्लास को बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली टैक्स के माध्यम से ही सरकार पैसे यहाँ पर जुटाएगी इन मांगों को पूरा करने के लिए। और ये जो खर्च है ये प्रोबेबली टैक्सेस से भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हजारों करोड़ के, इनफैक्ट लाखों करोड़ के लोन्स उठाने की जरूरत पड़ सकती है, और हमारी इकोनॉमी के लिए ये नाइटमेयर होगा, क्योंकि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इसका जिससे बहुत ज्यादा और बिगड़ जाएगा, जो पहली 82% पे है। और ऑब्वियसली देश
देश के एक्चुअल विकास के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों फिर भी सरकार एक बार को ये सोच भी लेती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें देश की आधी लेबर फोर्स लगी हुई है और ये देश की इकोनॉमी को अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है और इस हिसाब से इनको मदद करनी चाहिए, तो ये बात भी सच नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं 45% ऑफ लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में तो लगी है, लेकिन देश के जीडीपी का बस 18% ही यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर की वजह से, जबकि जो टर्शरी सेक्टर में हमारे देश के अंदर काम करने वाले 30% लोग हैं वो जीडीपी का 53% कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये देश के अंदर 28% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी किसान जो एक्चुअल में काम इतना सारा करते हैं, ये देश को विकसित बनाने के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाते, और जो दूसरे सेक्टर्स में लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इनफैक्ट ये जो 18% ग्रोथ आ भी जाती है जीडीपी के अंदर, इसको लाने के लिए गवर्नमेंट जो है इससे ज्यादा खर्च कर देती है। $21 बिलियन जो है देश में फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर खर्च किए थे। लोन माफ करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर खर्च किए गए हैं। तो 2015 से लेकर 2020 इन सालों के बीच देश के अंदर 5 राज्यों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन माफ कर दिए हैं। जब कोई नेचुरल कैलामिटी होती है उस समय पर गवर्नमेंट गारंटी जो देता है, इंश्योरेंस जो देता है, उसके कारण भुगताई हुई है। अब देखो फार्मिंग को हेवी सब्सिडीज देना ये कोई ऐसी इंडिया की वाली बात नहीं है। यूरोप तकरीबन 100 बिलियन सब्सिडीज देता है, यूएसए तकरीबन 30 बिलियन की सब्सिडीज देता है, चाइना 212 बिलियन की सब्सिडीज देता है। और ये जरूरी भी है क्योंकि इन सब्सिडीज को देश के फूड सिक्योरिटी के हिसाब से भी सोचकर दिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि ऐसे देश है जिसके पास में और बहुत पैसा बचा हुआ है, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ, इन जैसी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इनएफिशिएंट है और इसको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इनफैक्ट आज जितने लोग किसानी कर रहे हैं इनको किसान रहने की जरूरत नहीं है, और जब तक किसान ज्यादा रहेंगे तब तक देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है ये वीडियो के अगले सेशन में समझेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझना। बात करते हैं देश के अंदर किसान के जमीनों की। हमारे देश के अंदर एक एवरेज किसान मात्र 1.08 हेक्टेयर जमीन को ओन करता है। ये सुनने में भी ज्यादा लगता होगा, लेकिन एवरेज इतना निकल कर आता है। इनफैक्ट जो अगर हम देखें तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ लोग बहुत जमीन होस्ट करते हैं, कुछ के पास इससे भी कम होती है। लेकिन अमेरिका जैसे देश के अंदर 179 हेक्टेयर का एवरेज खेत होता है एक फार्मर के पास। जर्मनी में तकरीबन 60 हेक्टेयर्स का, और ऐसी सैकड़ों हेक्टेयर्स के लैंड के ऊपर ये किसानी करते हैं दूसरे देशों के अंदर जो कई गुना ज्यादा एफिशिएंट होती है भारत से। वहां पर पर हेक्टेयर यील्ड या जो पर हेक्टेयर उत्पादन होता है किसान के प्रोडक्ट्स का, वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर वो मशीनरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कम लेबर्स और ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वो जाकर खुद हाथ से मेहनत नहीं करते, बल्कि कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। और हमारे देश से कम फर्टाइल जमीन होने के बावजूद कई देश ज्यादा बेहतर यील्ड ले पाती है। हमारे देश के अंदर बहुत लंबे समय तक किसानों को एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक, किसानों को एक इमोशनल इशू, इन चीजों को समझते समझते एक बहुत ज्यादा नॉन प्रैक्टिकल और नॉन लॉजिकल अप्रोच के साथ में देखा गया है। अगर कोई फार्मिंग के बारे में कुछ बोलता है तो वहां पर उस चीज को हमेशा नेगेटिवली लिया जाता है, और इसकी वजह से हुआ यह है कि देश के अंदर सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर डेवलप होने के लिए कभी चांसेस नहीं मिले। फार्मिंग के ऊपर ही हमारा फोकस रहा। एग्रीकल्चरल सोसाइटी आज के जमाने के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो सकती, और देश के आधी जनता आज भी इसी सेक्टर में लगी पड़ी है। कोई भी डेवलप देश जब तक टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट नहीं करता तब तक ये एक्चुअल में डेवलप नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, कम परसेंटेज ऑफ पीपल हमारे यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में है, कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है इकोनॉमिकल आउटपुट के अंदर। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फैक्ट्रीज, ये ज्यादा देश को आगे ले जाती है, किसानी देश को पीछे खींचती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि खेती बंद कर दी, फिर खाना कहां से आएगा? देखो हमारे देश के अंदर जो जमीन की साइज है जिसके अंदर फार्मिंग करना अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करती है कि हम हमारे लिए सस्टेनेबल बन पाएंगे या नहीं खाने के हिसाब से, ना कि कितने किसान हैं वो। धीरे धीरे हमारे देश को एक ट्रेंड देखने को मिलेगा जहां पर ज्यादातर लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में चले जाएंगे, जबकि जो किसान बचेंगे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे या फिर कंबाइंड फार्म्स होंगे, जहां पर बड़े लेवल पे एक किस्म के क्रॉप की किसानी की जाएगी, और प्रोबेबली तब पर हेक्टेयर यील्ड भी ज्यादा होगी। जो पुराने फार्म लॉस थे वहां पर ऐसी चीजें करने के लिए अलाउड भी था। आजकल ऐसी चीजें हम डायरेक्टली अलाउ होते हुए नजर नहीं आ सकती, हालांकि कुछ जगह पे प्रोविजंस होते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मैसिव फार्म्स इंडिया के अंदर किसी एक एंटिटी के नीचे बनते हुए नजर नहीं आते। मैं वापस इस बात को कह देता हूँ, किसानों की संख्या कम करना बहुत जरूरी है। जो एरिया में किसानी होती है वो कम नहीं होगी अगर इस सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए तो। और जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्रैक्टिकल नजर से नहीं देखते तब तक ये चीजें नहीं होगी। मैंने वीडियो बनाया भी था कि कैसे किसानी के अंदर मास प्रोडक्शन ले आने की जरूरत है भारत के अंदर, ना कि छोटे छोटे फार्म प्लॉट्स के ऊपर हम जो इनएफिशिएंट खेती करते हैं उसकी जरूरत है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।